अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फ्लिप फ्लॉप्स देखे थे और फ्लिप फ्लॉप हमने कहा था कि एक बेसिक स्टोरेज डिवाइस है जो सिंगल बिट ऑफ डेटा अपने अंदर स्टोर करता है। वो सिंगल बिट या तो ज़ीरो हो सकता है या वन हो सकता है। और हमने ये कहा था कि जब किसी फ्लिप फ्लॉप में ज़ीरो स्टोर हुआ होगा तो वो रीसेट स्टेट में होगा, और जब कभी वन स्टोर होगा तो वो सेट स्टेट में होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, रजिस्टर्स की बात करते हैं। तो रजिस्टर जो है, फॉर इंस्टेंस एक एन बिट का रजिस्टर है, ये अपने अंदर कंटेन करता है एन फ्लिप फ्लॉप्स। मैं वैसे एक फ्लिप फ्लॉप को सिंगल बिट का रजिस्टर भी कहता हूँ। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 4 बिट का रजिस्टर चाहिए तो हमें 4 फ्लिप फ्लॉप उसके डिज़ाइन में यूज़ करने होंगे। इन जनरल अगर एन बिट का रजिस्टर में चाहिए तो उसके अंदर एन फ्लिप फ्लॉप्स हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लेट से हम टू कीप द डिस्कशन सिंपल हम n इज इक्वल टू 4 लेते हैं। इसका मतलब हम 4 बिट रजिस्टर की बात करते हैं। आप ये ध्यान में रखें कि डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के कोर्स में मैंने रजिस्टर डिज़ाइन करने दिखाए हुए हैं। तो यहाँ मैं वो डिज़ाइन का पार्ट तो नहीं करूँगा, लेकिन यह है कि अगर जिन्होंने डिज़ाइन देखना है रजिस्टर्स का तो वो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। आई एम सॉरी, मेरा गला पिछले 4-5 दिनों से ठीक नहीं है, तो लेक्चर मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ना आपको आवाज़ समझ आ सके तो आई विल रिपीट इट। एनीवे, 4 बिट का जो रजिस्टर है उसके अंदर बेसिकली 4 फ्लिप फ्लॉप होंगे, और 4 फ्लिप फ्लॉप अगर होंगे 4 बिट के रजिस्टर में तो उसमें मिनिमम ये हो सकता है कि चारों फ्लिप फ्लॉप में ज़ीरो स्टोर हुआ हो। ऑन द अदर साइड ये हो सकता है कि चारों फ्लिप फ्लॉप्स में वन स्टोर हुआ हो, और इन बिटवीन ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ये टेबल आपको बनाने ऑलरेडी आते हैं। इसका मतलब है कि 4 बिट के साथ 16 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 टिल 1 1 1 1 1। अच्छा, अब ये जो इसका मतलब है कि 4 बिट के रजिस्टर में ये भी स्टोर हो सकता है, ये भी स्टोर हो सकता है, एंड सो ऑन टिल ये भी बड़ा हो सकता है। अच्छा, अब जो डेटा अगर किसी रजिस्टर में हम कहें स्टोर हुआ हुआ है तो दैट कैन बी आइदर अनसाइंड और साइंड। आपको ये पता है कि डेटा जो है वो अनसाइंड भी हो सकता है और साइंड भी हो सकता है। अगर डेटा अनसाइंड है तो उसमें जो सारे बिट्स हैं वो मैग्नीट्यूड को कंट्रीब्यूट करेंगे। आपको पता है कि वेट्स जो होते हैं वो 1 2 4 8 एंड सो ऑन, ये वेट्स होते हैं। तो अगर हम अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो उसमें 0 0 0 जो है वो डेसिमल इक्विवेलेंट उसका 0 बनेगा। 0 0 0 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट 1 बनेगा, क्योंकि 1 इंटू 1 1 और बाकी सारे 0 इंटू समथिंग वो 0। ये आपने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में नंबर सिस्टम और उनकी इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन देखी हुई है। 0 0 1 0 ये 1 इंटू 2 2 बनेगा। इसी तरह से 0 0 1 1 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 1 1 2 2 प्लस 1 3 एंड सो ऑन। सो ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। इसका मतलब है कि अगर 4 बिट के रजिस्टर की हम बात करें तो उसमें मिनिमम जो है वो 0 स्टोर हो सकता है और मैक्सिमम जो है वो 15 स्टोर हो सकता है। सो मिनिमम 0 और मैक्सिमम 15। ठीक है। अब इन जनरल अगर हम बात करें किसी एन बिट के रजिस्टर की तो उसके लिए ये फॉर्मूला ज़हन में रखें, 0 to 2 raised to power n minus 1 for any n bit रजिस्टर जो उसमें डेटा स्टोर हो सकता है, दैट इज इट्स रेंज इज फ्रॉम 0 to 2 raised to power n minus 1 वेयर n इज़ द साइज ऑफ द रजिस्टर। ठीक है, तो अब अगर आप देखें ये 4 बिट के रजिस्टर की आपके सामने एग्जांपल है कि मिनिमम उसमें अनसाइंड 0 स्टोर हो सकता है और मैक्सिमम 16 स्टोर हो सकता है। तो ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। 0 to 2 raised to power n minus 1 अनसाइंड डेटा की अगर रेंज फाइंड आउट करनी है, असेंबली लैंग्वेज में भी आपने देखा होगा एंड सो ऑन। तो इसमें अगर n4 सब्स्टिट्यूट करें तो वी कैन सी 0 to 2 raised to power 4 minus 1, 2 raised to power 16 होता है और -1 तो 15। तो 0 से लेकर 15 तक जो है वो रेंज है एक 4 बिट के रजिस्टर में अनसाइंड डेटा स्टोर करने की। और ये आपको पता है दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 15।
ठीक हो गया। इट मीन्स कि अगर आपका रजिस्टर 8 बिट का है, इफ़ n इज़ 8, तो आप इस फॉर्मूला में n 8 सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये जो रेंज होगी वो 0 to 2⁻8 -1, 2⁻8 आपको पता है 256 होता है, तो -1 255, तो 8 बिट के रजिस्टर में अनसाइन डेटा की रेंज है वो 0 to 255 हो सकती है, एंड सो ऑन। यू कैन सी फॉर n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 32 एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, यही डेटा जो है जो रजिस्टर में पढ़ा हुआ है, दैट कैन बी ट्रीटेड एज और इंटरप्रेटेड एज साइंड एज वेल। द डेटा कैन बी इंटरप्रेटेड एज साइंड एज वेल, फाइन। और आपने ये पढ़ा होगा ऑलरेडी कि द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेशन फॉर साइंड नंबर्स इज टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स को साइंड रिप्रेजेंट करने की, वो टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन है। तो उसका आपको आइडिया होगा थोड़ा सा। मैं यही 4 बिट के नंबर्स पे बता देता हूँ कि इसमें अगर साइन डेटा हो तो किस तरह से हमने देखना है। और एज्यूमिंग के जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज़ टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, उसमें ये होता है कि एक तो आपको ये पता है कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होते हैं, ठीक है, LSB जो होता है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो जिसका वेट सबसे ज़्यादा होता है, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है MSB, ये बेसिकली दैट इज़ ट्रीटेड एज अ साइन बिट। और कन्वेंशन आपने पढ़ी होगी कि इफ़ साइन बिट इज़ 0, नंबर इज़ टेकन एज पॉजिटिव, इफ़ साइन बिट इज़ 1, नंबर इज़ टेकन एज नेगेटिव। और फर्दर नेगेटिव नंबर जो हैं वो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में पड़े होते हैं। नेगेटिव नंबर्स आर स्टोर्ड इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, ठीक है। अच्छा, ये कन्वेंशन आपको ऑलरेडी भी पता है, मगर मैं आपको रिव्यू करना चाहता हूँ। तो इस कन्वेंशन के मुताबिक एज्यूमिंग दिस डेटा विच इज स्टोर्ड इन फॉर इंस्टेंस 4 बिट रजिस्टर, तो ज़ाहिर है इनमें से एक वक्त में कोई एक नंबर बड़ा होगा, लेकिन हमने ये देखना है कि साइन डेटा अगर 4 बिट के रजिस्टर में बड़ा हो तो उसकी रेंज क्या हो सकती है। तो पहली बात कि ये जो पहले 8 कॉम्बिनेशन हैं आउट ऑफ 16 कॉम्बिनेशन, 4 बिट के साथ टोटल 16 कॉम्बिनेशन होंगे, उनमें से जो पहले 8 कॉम्बिनेशन हैं उनमें साइन बिट जो है वो 0 है, और आखिरी 8 कॉम्बिनेशन उनमें साइन बिट जो है दैट इज़ 1। तो इसका मतलब है कि ये जो हैं ये पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो आखिरी 8 कॉम्बिनेशन है ये नेगेटिव कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब पॉजिटिव नंबर जो हैं जो पहले 8 कॉम्बिनेशन हैं इनके मैग्नीट्यूड तो वैसे ही हैं जैसे अनसाइन में, ठीक है। दिस इज़ 0, दिस इज़ +1, this is +2, this is +3, this is +4, +5, +6 and +7, ठीक है। 0, +1, +2 टिल +7। नेगेटिव नंबर्स जो टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में कैसे स्टोर होंगे, फॉर इंस्टेंस अगर हम 0 0 0 1 की बात करते हैं तो ये 0 0 0 1 एज साइन दिस इज़ +1, दिस इज़ +1। लेकिन अगर हमने -1 स्टोर करना है तो इसका मतलब है कि इसकी टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। तो व्हाट इज़ टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस 0 0 0 1? आपको पता है कि एक वे ये है कि हर बिट को इन्वर्ट कर दें, 1 का 0, 0 का 1, 1 1, ये 1's कॉम्प्लीमेंट आएगा और उसमें 1 ऐड कर दें, तो ये बेसिकली इसका टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ये है। 0 0 0 1 का टूज कॉम्प्लीमेंट जो है दैट इज़ 1 1 1 1 और टेट्रा वंस। तो अगर ये +1 है तो दिस इज़ -1। तो मैंने आपको बताया कि टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, ठीक है। इट मीन्स अगर इफ़ दिस इज़ +1 इन टर्म्स ऑफ 4 बिट तो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट चूँकि ये है तो दिस इज़ -1। इट मीन्स कि ये 1 1 1 1 अगर हम इसको साइंड नंबर के तौर पे देखें तो दिस इज़ -1, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल दूं कि लेट्स से 0 0 1 0, 0 0 1 0 जो है 0 0 1 0 दैट इज़ +2, इट मीन 0 0 1 0 इज़ +2। तो अगर -2 हमने स्टोर करना है तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड इन इट्स टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो इसकी टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है, पहले 1's कॉम्प्लीमेंट लें, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1 और 1, उसमें 1 ऐड कर दें तो 1 + 1 इज़ 0, 1 कैरी, 1 + 0 इज़ 1 एंड देन 1 1। तो दिस इज़ टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर।
0010 which is plus 2, its 2's complement is 1110, so this is minus 2, so 1110 is minus 2. It means अगर आप ये 4 बिट की जो रिप्रेजेंटेशन मैंने दिखाई हुई है इसमें देखें तो 1110 एज साइंड नंबर इट विल बी माइनस 2. और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि 1101 विल बी माइनस 3, चलते जाएं टिल दिस विल बी माइनस 8, दिस विल बी 100 विल बी दिस माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, माइनस 7 एंड माइनस 8. नो सीइंग ऑल दिस, जो साइंड रिप्रेजेंटेशन है इसका मतलब है इसमें मिनिमम नंबर जो है 4 बिट के रजिस्टर में दैट इज़ माइनस 8, और मैक्सिमम अगर आप देखें पॉजिटिव साइड पे तो दैट इज़ प्लस 7. इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे इसकी रेंज दिखा दूँ 4 बिट के रजिस्टर की तो मिनिमम इज़ माइनस 8 एंड मैक्सिमम इज़ प्लस 7. दिस इज़ माइनस 8, माइनस 7, माइनस 6, माइनस 5, माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, then 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6 and plus 7. तो it means minus 8 through plus 7. ये 4 बिट के रजिस्टर में साइन डेटा जो है वो इस रेंज में स्टोर हो सकता है. और ज़ाहिर अगर कभी 4 बिट का नंबर प्रोसेसिंग के बाद अगर इस रेंज से बाहर आए तो वो ओवरफ्लो कर जाता है, और ये कॉन्सेप्ट आपने असेंबली लैंग्वेज में पढ़ा हुआ है, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा. सो माइनस 8 टू प्लस 7 जो है वो 4 बिट के रजिस्टर में साइंड रेंज जो है वो माइनस 8 से प्लस 7 है. ठीक है. अच्छा, इसका एक फॉर्मूला भी है. ठीक है, जैसे अनसाइंड का मैंने बताया था 0 to 2 raised to power n माइनस 1. इस तरह से साइन डेटा जो है वो n बिट के रजिस्टर में जो स्टोर होता है वो हम इस फॉर्मूला से भी उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज़ माइनस 2 raised to power n माइनस 1 से लेकर प्लस 2 raised to power n माइनस 1 माइनस 1. ठीक है, तो n बिट का डेटा n बिट के रजिस्टर में अगर साइन डेटा इंटरप्रेट करना है तो उसकी रेंज जो होगी वो माइनस 2 raised to power n माइनस 1 से लेकर प्लस 2 raised to power n माइनस 1 माइनस 1. ठीक है, यहाँ तक होगी. लेट से इस फॉर्मूला में n4 सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसकी हमने साइन रेंज इस एग्जांपल से देख ली है. ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला में इसको अप्लाई करके देखते हैं. तो देखिए माइनस 2 raised to power n माइनस 1, n इज़ 4, तो इट मीन्स माइनस 2 raised to power n इज़ 4, 4 माइनस 1 इज़ 3, 2 प्लस 2 raised to power n माइनस 1, 4 माइनस 1 इज़ 3 माइनस 1. तो ये 2 raised to 3 इज़ 8, तो ये माइनस 8 आ गया. 2 प्लस 2 raised to 3 इज़ प्लस 8 माइनस 1 दैट इज़ प्लस 7. सो इट मीन्स कि आपके पास 4 बिट के रजिस्टर में जो साइन डेटा होगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला भी आपने देख लिया, दैट विल बी माइनस 8 थ्रू प्लस 7. मैं आपसे कहूँगा, मेरा भी गला ठीक नहीं है, मैं इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन आपसे मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा देखें इस फॉर्मूला में लॉजिक क्या है. अगर नहीं आएगी तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगा, बट राइट नाउ आई हैव गिवन यू दिस फॉर्मूला फॉर साइंड डेटा. ठीक है, और उसको मैंने 4 बिट के लिए वेरीफाई कर दिया कि वो माइनस 8 टू प्लस 7 ही डेटा स्टोर हो सकता है. इट मीन्स कि अगर मैं 8 बिट का डेटा स्टोर करना चाहूँ साइंड रजिस्टर में, आई मीन साइंड डेटा अगर मैं 8 बिट के रजिस्टर में स्टोर करना चाहूँ तो उसमें n 8 होगा. तो इट मीन्स उसकी रेंज होगी माइनस 2 raised to power 8 माइनस 1 इज़ 7, 2 प्लस 2 raised to power 8 माइनस 1 7 माइनस 1. तो 2 raised to 7 आपको पता है 128 होता है, तो ये बनेगा माइनस 128. 2 2 raised to 7 इज़ 128 माइनस 1 127. ठीक है, तो ये 8 बिट के रजिस्टर में अगर साइन डेटा की रेंज फाइंड आउट करनी है तो दैट विल बी माइनस 128 टू प्लस 127. Similarly, you can see for 16-bit registers, their range, 32-bit registers and so on. I hope it is clear. ठीक है. अच्छा, अब ये मैंने जो फंडामेंटल पार्ट है वो मैंने जो रिवीजन पार्ट है वो कंप्लीट कर दिया. यहाँ तक आप लोगों ने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में भी पढ़ा होगा, रजिस्टर्स के बारे में आपने असेंबली लैंग्वेज के कोर्स में भी पढ़ा होगा. अब आगे हम फॉर्मली अपना जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का है कोर्स उसको स्टार्ट कर रहे हैं. बट जो इससे पहले लेक्चर्स मैंने दिए हैं दोज आर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द कंप्यूटर आर्किटेक्चर कोर्स. ठीक है, बुक मैंने आपको बता दी हुई है. राइट नाउ आपको पता है कि हम मॉरिस मैनो की जो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर की बुक है वो फॉलो कर रहे हैं.
तो उसमें हम चैप्टर 5 जो है वहाँ से शुरू करेंगे। पहले 4 चैप्टर फंडामेंटल्स हैं, उसमें डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के जो रिवीजन है वो मेनली की हुई है, ठीक है। 1-2 कंपोनेंट्स हैं, 1-2 कॉन्सेप्ट्स हैं जो यहाँ चौथे चैप्टर में पर्टिकुलरली जो जहाँ ज़रूरत होगी तो मैं उनको रेफ़र करूँगा और वो भी एक्सप्लेन कर दूँगा। बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 5 ऑफ योर बुक कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर बाय मॉरिस मैनो, and this is basic computer organization and design. This is the title of chapter 5. बेसिकली इस चैप्टर में हम एक पर्टिकुलर CPU डिज़ाइन करेंगे और वो बेसिकली सिंगल एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर और सिंगल एक्यूमुलेटर रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर है, जो चैप्टर 5 में जिसका हम कंप्लीट डिज़ाइन देखेंगे। मीन्स आपको ये पता है, मैं फर्दर डिटेल में जाने से पहले आपको बता दूं कि आपको पता है कि CPU के 3 इंटीग्रल पार्ट्स हैं। उसमें अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जिसको ALU कहते हैं वो होता है, उसमें कंट्रोल यूनिट होता है और उसमें रजिस्टर्स उसके इंटीग्रल पार्ट में शामिल हैं, ठीक है। बाकी बसेस वगैरह होती हैं, ज़ाहिर है वो रजिस्टर्स को और मेमोरी को इंटरकनेक्ट करना है तो होती हैं, लेकिन कंपोनेंट मेनली हम ये कहते हैं कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, हम इस चैप्टर में एक बेसिक जो CPU है वो डिज़ाइन करेंगे, जिसमें बहुत कम नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस होंगी, बहुत कम नंबर ऑफ़ एड्रेसिंग मोड्स होंगे। अच्छा, ये जो मैं कुछ टर्म्स बोल रहा हूँ जैसे एड्रेसिंग मोड्स की बात की, इसकी मैं डिटेल भी बताऊँगा, ऑल्दो आपने असेंबली लैंग्वेज में ये चीज़ें पढ़ी होंगी। तो इस चैप्टर में जो हम बेसिक कंप्यूटर डिज़ाइन करेंगे उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस होंगी, कम एड्रेसिंग मोड्स होंगे, उसमें ये जो सारी उसमें मेमोरी साइज़ कम होगा। अच्छा, ये लिमिटेशन इसलिए रख रहे हैं ताकि कम इंस्ट्रक्शंस के साथ अगर हम CPU डिज़ाइन करेंगे तो दैट विल बी ईजियर टू डिज़ाइन। लेकिन ज़ाहिर है जो टेक्निक्स हम पढ़ेंगे, फॉर इंस्टेंस इवन 10 इंस्ट्रक्शंस को अगर हम डिज़ाइन करना सीख लें तो ज़ाहिर है इंस्ट्रक्शन सेट अगर बढ़ा भी दें तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वही होंगे। तो इस जो चैप्टर में हम जो CPU डिज़ाइन करेंगे एंड उसके लिए जो हम ALU और कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन करेंगे उसमें नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस कम होंगी, एड्रेसिंग मोड्स वगैरह कम होंगे, ताकि सिंपल रखें आर्किटेक्चर को, उसको आप अंडरस्टैंड करना सीखें। और वंस यू अंडरस्टैंड द सिंपल आर्किटेक्चर तो उसके बाद उसको हम एनलार्ज करके उस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करके किसी भी रियल आर्किटेक्चर पे मैप कर लेंगे, ठीक है। तो लेटर ऑन हम एक आर्किटेक्चर देखेंगे, मिप्स और इंटेल की आर्किटेक्चर को भी हम डिस्कस करेंगे। बट इनिशियली चैप्टर 5 में यहाँ पे एक सिंपल आर्किटेक्चर डिज़ाइन करेंगे, उसकी मैं स्पेसिफिकेशंस भी आपको एक्सप्लेन करूँगा डिज़ाइन करने से पहले। वो बेसिकली सिंगल एक्यूमुलेटर रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर है जिसको हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। बहुत डिटेल में हम ये चीज़ देखेंगे। इसको मैंने एब्रीविएशन दे दिया है ताकि मैं बार बार सिंगल एक्यूमुलेटर रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर का नाम लूँ। इसको मैंने SARBA कह दिया, SARBA, सारबा, ठीक है। दिस नेम इज़ नॉट यूज्ड बाय द ऑथर ऑल्दो, बट मैं ये बार बार सिंगल एक्यूमुलेटर रजिस्टर आर्किटेक्चर बोलने के बजाय आई विल यूज़ दिस नेम एब्रीविएशन SARBA, ठीक है, सारबा। तो इसमें हम ये डिज़ाइन करेंगे और आपको मैं बता दूं कि देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ आर्किटेक्चर्स। दिस इज़ वन ऑफ द आर्किटेक्चर, सिंगल एक्यूमुलेटर रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर। जनरल रजिस्टर आर्किटेक्चर्स भी होती हैं, स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर्स भी होती हैं। ये कॉन्सेप्ट हम चैप्टर 8 में जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर वहाँ जाके एक्सप्लेन भी करूँगा कि सिंगल एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर से उनका डिफरेंस क्या है। बट एनीवे, आई होप मैंने अब यहाँ आपको बता दिया है कि इस चैप्टर में, कंप्लीट चैप्टर में, ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है लेकिन इसको अंडरस्टैंड करना है क्योंकि इसकी फाउंडेशन जो है वो अगले कई चैप्टर्स के ऊपर आपको हेल्प आउट करेगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का जो है वो ये है कि हम अंडरस्टैंड कर लें कि कंप्यूटर किस तरह से फंक्शन करता है, ठीक है, और उसकी आर्किटेक्चर को हम एज सिंपल एज पॉसिबल रखेंगे, ठीक है। आपको ये भी पता है कि CPU जो है वो रिस्पॉन्सिबल है
किसी इंस्ट्रक्शन को फैच करने का मेमोरी से वन बाय वन। आपको पता है प्रोग्राम जब लोड होता है तो उसके बाद हो सकता है कि प्रोग्राम में 100 इंस्ट्रक्शंस हों, 150 इंस्ट्रक्शन हो, ये जितनी भी हों, लेकिन वन बाय वन जो है सीपीयू उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है और उसके लिए क्या करता है कि वो इंस्ट्रक्शंस को फैच करता है मेमोरी से वन बाय वन, फिर उनको डिकोड करता है और फिर हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है ऑन द बेसिस ऑफ द रेलेवेंट डेटा। और इसको हम इंस्ट्रक्शन साइकिल का नाम देंगे। ये मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में बताया है कि सीपीयू क्या करता है, जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना है उसकी एक इंस्ट्रक्शन वन बाय वन हर इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा, यानी सीपीयू मेमोरी से उठा के उसको अपने अंदर किसी रजिस्टर में ला के रखेगा, उसको डिकोड करेगा कि ये कौन सी इंस्ट्रक्शन है, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, ये कौन सी है, और फिर बेस्ड अपॉन द डेटा जो उस इंस्ट्रक्शन में रिक्वायर्ड होगा उस इंस्ट्रक्शन को ALU के थ्रू एग्जीक्यूट करवाएगा। और फिर इसी तरह से यही प्रोसेस जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चलेगा एंड सो ऑन टिल द वेरी लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड। ये डिटेल बहुत हम देखेंगे इसकी, जो मैंने बताया है कि फैचिंग होगी, डिकोडिंग होगी, एग्जीक्यूशन होगी, ठीक है। पूरा चैप्टर बेसिकली इसी को रिप्रेजेंट करेगा और ये डिटेल हम देखेंगे। अभी सिर्फ मैंने एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे एक बात की है, ठीक है। अच्छा, अब जाहिर है हमने जब अंडरस्टैंड करना है सीपीयू की वर्किंग को, तो उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको हमें डिटेल में देखना होगा। तो मैंने जैसे ऊपर बताया कि सीपीयू में बेसिकली रजिस्टर्स होते हैं, ALU होता है और कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। कि मेनली इसमें रजिस्टर्स होते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है और कंट्रोल यूनिट होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, ऑल दो इस बुक मैंने यूज़ किया, लेकिन लेटर ऑन जब हम मिप्स आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे, जो हैंसन पैटरसन की बुक से हम गो थ्रू करेंगे, तो उसमें एक टर्म यूज़ करेगा वो बार बार डेटा पाथ की, और डेटा पाथ जो है वो रजिस्टर्स और ALU को जो है वो डेटा पाथ का हम नाम दे देंगे। तो मैं डेटा पाथ का नाम कहीं यूज़ कर लूँ, ऑल्दो आपको इस चैप्टर में नज़र नहीं आएगा, तो जस्ट ये ज़हन में रखिएगा कि इसका मतलब रजिस्टर्स और ALU जो है इनकी जो इंटरकनेक्शन है उसको हम ये कहेंगे। और कंट्रोल यूनिट जो है दैट इज़ द ब्रेन ऑफ द प्रोसेसर। हम देखेंगे कि किस तरह से ALU डिज़ाइन होगा, किस तरह से कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन होंगे। रजिस्टर का डिज़ाइन ज़ाहिर है मैं इसमें नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के कोर्स में ये पढ़ ली है, इनके डिज़ाइन असेंबली लैंग्वेज में इनका यूज़ भी कर लिया है। बट एनी हो, मैंने ये भी सिर्फ आपको बेसिक्स जो है वो बता रहा हूँ। और हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में SARBA, सिंगल एक्यूमुलेटर रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर, ठीक है। अच्छा, अब ज़ाहिर है ये आर्किटेक्चर हमने डिज़ाइन करनी है, उसका हमने डेफिनेटली अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU हमने डिज़ाइन करना है, कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन करना है, लेकिन हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये हमने जो डिज़ाइन करना है CPU, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस हमें ये पता होना चाहिए कि अच्छा जी, ये जो हमने सिंगल एक्यूमुलेटर रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर सारबा हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, इसमें कितनी इंस्ट्रक्शंस होंगी, ठीक है, इसमें कितने एड्रेसिंग मोड्स होंगे। अच्छा, हर चीज़ की मैं डिटेल बताऊंगा आपको, कितने एड्रेसिंग मोड होंगे, कितनी मेमोरी जो है इसमें CPU के साथ इंटरफेस हो सकती है। अच्छा, मेमोरी की जब मैं बात करूंगा इन जनरल, तो मैं रैम की बात करूंगा, कैशे मेमोरी हम बाद में बात करेंगे एक्सप्लिसिटली उसके ऊपर एक चैप्टर में, ठीक है। लेकिन मेमोरी की जब भी मैं बात करूंगा इट मीन्स मैं इन जनरल रैम जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है, उसकी बात करूंगा। तो इसका मतलब है कि जब भी हमने कोई CPU डिज़ाइन करना है तो उसमें हमें पता होगा पहले कि इसमें कितनी इंस्ट्रक्शंस की सपोर्ट देनी है, कितने एड्रेसिंग मोड्स की सपोर्ट देनी है, ठीक है, कितनी हमने इसमें मेमोरी जो है इंटरफेस करनी है CPU के साथ, ठीक है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होगा। ये अभी मैं एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे ये सारे चीज़ें बता रहा हूँ, इनको मैं डिटेल में आगे एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आपको असेंबली लैंग्वेज में आती होंगी। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट मैंने बताया कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होगा, यानी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का मतलब होगा, डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से फील्ड्स होते हैं एक इंस्ट्रक्शन के मशीन कोड में, मशीन कोड का साइज़ कितने बिट का रखना होगा हमने, ठीक है। फिर इंस्ट्रक्शन साइकिल में कौन कौन से फेजेस की सपोर्ट देनी है इस CPU में, ये ज़हन में रखें कि मसला आपने पढ़ा होगा कि जो इंस्ट्रक्शन साइकिल के फेजेस हैं, फैच है, डिकोड है, एग्जीक्यूशन है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर CPU में यही फेजेस हों और इतने ही फेजेस हों। मैं सारी डिटेल आपको एक्सप्लेन करूँगा
कि डिपेंड करता है कि किसी सीपीयू में नंबर ऑफ़ एड्रेसिंग नंबर ऑफ़ जो फेजेस हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल में वो कम भी हो सकते हैं और किसी में ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये सारी डिटेल्स हम बात करेंगे, लेकिन मैं जो अभी जनरली बात कर रहा हूँ कि जब आपने कोई सीपीयू डिज़ाइन करना है तो उसको आपको उसको डिज़ाइन करने से पहले ये सारी स्पेसिफिकेशंस का पता होना चाहिए। तो अब मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करने लगा हूँ कि जिसकी बेसिस पे हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में लेटर ऑन एएलयू और कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन करना है। ठीक है। सो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस सीपीयू में हम टोटल 25 इंस्ट्रक्शंस डिज़ाइन करेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शन जो इस सीपीयू में हम डिज़ाइन करेंगे वो 25 होंगी। ठीक है। अच्छा, मैं अभी सिर्फ यहाँ बता देता हूँ, ऑल्दो डिटेल में आगे एक टॉपिक आएगा, लेकिन मैं सिर्फ ये बता दूँ एज अ बिग पिक्चर कि जो 25 इंस्ट्रक्शंस होंगी उसमें कुछ मेमोरी रेफरेंस होंगी और कुछ नॉन मेमोरी रेफरेंस होंगी। ये मेमोरी रेफरेंस और नॉन मेमोरी रेफरेंस का सिर्फ अभी फंडामेंटल डिफरेंस, और जो डिटेल आएगी लेटर ऑन। मैं सिर्फ बता दूं कि ज़ाहिर है जब आपने कहा कि इंस्ट्रक्शन साइकिल में इंस्ट्रक्शन फैच होगी, डिकोड होगी और फिर एग्जीक्यूशन जब होगी तो उसके लिए ज़ाहिर है उनको डेटा भी चाहिए होगा। तो अगर डेटा जो है इंस्ट्रक्शन ने जब एग्जीक्यूशन करनी है उनके लिए जो डेटा चाहिए, अगर वो मेमोरी से उसको लेके आना होगा तो वो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस कहलाएंगी। और अगर जब एग्जीक्यूशन फेज चल रहा होगा और उसके लिए जो डेटा उसको रिक्वायर्ड होगा उसके लिए मेमोरी को कंसल्ट करने की ज़रूरत ना हो, वो डेटा उसको ऑलरेडी जो विद इन सीपीयू रजिस्टर्स हैं उन्हीं में से मिल जाए, तो ऐसी इंस्ट्रक्शन जो है वो नॉन मेमोरी रेफरेंस की कैटेगरी में आएंगी। बहुत ब्रीफ सा भी मैंने इंट्रोडक्शन दिया, डिटेल चलेंगे आगे चल के, हम बिग पिक्चर अभी देख लें। तो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन इस सीपीयू में जो 25 में से 7 मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं और जो रिमेनिंग 18 हैं वो नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, जो रिमेनिंग 18 है वो नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं। मैं आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा एड्रेसिंग मोड्स की भी। ठीक है, सारी चीज़ें डिटेल में आएंगी। सिर्फ बिग पिक्चर अभी इसमें कोई चीज़ नहीं भी समझ आ रही तो नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं सारी डिटेल एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगा, बहुत लेंथी चैप्टर है। अभी सिर्फ बिग पिक्चर हम देख रहे हैं। तो ये जो मेमोरी रेफरेंस हैं इंस्ट्रक्शन, ये 2 एड्रेसिंग मोड्स में इनकी सपोर्ट इस सीपीयू में डिज़ाइन की गई है। सारबा में डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। जो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं उनको 2 एड्रेसिंग मोड्स में उनकी सपोर्ट दी गई है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। आपको असेंबली लैंग्वेज के कोर्स में हो सकता है इसका आइडिया हो, नहीं तो आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूँगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इंस्ट्रक्शंस। तो एनीवे, आउट ऑफ 25 7 मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, जिनको डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में भी डिज़ाइन किया जाएगा और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में भी डिज़ाइन किया जाएगा। और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फ़र्क है आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। जो रिमेनिंग हैं 18 इंस्ट्रक्शंस वो नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं। जो तो ये लेआउट मैं बता रहा हूँ अभी, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस का जो डिवीजन है, ठीक है, कैटेगराइजेशन सिर्फ बता रहा हूँ। और वो कौन कौन सी मेमोरी रेफरेंस 7 हैं, कौन सी नॉन मेमोरी रेफरेंस 18 है, ये भी आगे चल के हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, कि इस इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में कौन सी 7 मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है और कौन सी 18 नॉन मेमोरी रेफरेंस है। बट फर्दर मैं आपको बता दूँ जो नॉन मेमोरी रेफरेंस 18 इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फर्दर 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस और दूसरी इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, आईओ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। आउट ऑफ 18 इस सीपीयू में 12 रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं और 6 इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन जो हम आगे डिटेल भी देखेंगे कि कौन कौन सी हैं, ये मेनली एक्यूमुलेटर रजिस्टर, एसी रजिस्टर, ठीक है, उसके अराउंड इनको डिज़ाइन किया जाएगा। जैसे कॉम्प्लीमेंट एसी करना है या इंक्रीमेंट एसी करना है या क्लियर एसी करना है, फॉर इंस्टेंस, डिटेल सारी मैं बताऊंगा। 12 रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं और जो बाकी 6 आउट ऑफ 18 है ये इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस हैं और ये बेसिकली इनपुट आउटपुट हैंडलिंग के लिए यूज़ की जाएंगी। ठीक है, तो ये जो 25 इंस्ट्रक्शंस, 7 मेमोरी रेफरेंस एंड रिमेनिंग 18 नॉन मेमोरी रेफरेंस। जो 7 मेमोरी रेफरेंस हैं ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में डिज़ाइन की जाएंगी, देखेंगे हम। और जो रिमेनिंग 18 नॉन मेमोरी रेफरेंस हैं उनमें से 12 रजिस्टर रेफरेंस हैं और 6 इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस हैं। तो पहला जो स्पेसिफिकेशन है, मैंने कहा
कि इस CPU में हम 25 इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन करेंगे और उनकी कुछ डिवीजन मैंने आपको बता दी। फर्दर हम इस CPU में हर इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड जो है वो 16 बिट का होगा। मशीन कोड हर इंस्ट्रक्शन का 16 बिट का होगा और ये बेसिकली इसका मतलब है कोई भी मेमोरी रेफरेंस हो, डायरेक्ट में हो, इनडायरेक्ट में हो, रजिस्टर रेफरेंस की हो या इनपुट आउटपुट की हो, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो उसका मशीन कोड 16 बिट का होगा। इसका मतलब है मशीन कोड जो है हर इंस्ट्रक्शन का सेम साइज़ का होगा। इट मीन्स फिक्स लेंथ होगी। ठीक है, वेरिएबल लेंथ की मशीन कोड्स भी होते हैं इन सम आर्किटेक्चर्स। वेरिएबल लेंथ के मशीन कोड्स होते हैं, जैसे इंटेल में आपने देखा होगा कि वो सपोर्ट करती हैं वेरिएबल लेंथ के मशीन कोड की इंस्ट्रक्शंस को। आपने असेंबली लैंग्वेज पढ़ी हुई है, आपने डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के मशीन कोड भी देखे होंगे। आपने देखा होगा कुछ इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड हो सकता है सिर्फ 1 बाइट का हो, जैसे पुश AX है फॉर इंस्टेंस, ये सिंगल बाइट के मशीन कोड है 8 बिट का यानी। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन 2 बाइट की उसी CPU में कुछ इंस्ट्रक्शन 2 बाइट के हैं, जैसे मूव AL कॉमा लेट्स से 24 फॉर इंस्टेंस, ये 2 बाइट का मशीन कोड है। फिर कुछ के 3 बाइट के भी एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है इंटेल की जो आर्किटेक्चर है वो सपोर्ट करती है वेरिएबल लेंथ मशीन कोड्स। तो बेसिकली ये दो फिलॉसफीज़ हैं, वन इज़ CISC एंड अदर वन इज़ RISC. RISC stands for Reduced Instruction Set Computers and CISC stands for Complex Instruction Set Computers. तो एक एट्रीब्यूट, ऑल दो ये चैप्टर 8 में जाके इनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे RISC और CISC आर्किटेक्चर्स पे, लेकिन RISC आर्किटेक्चर की एक एट्रीब्यूट ये है कि उसमें मशीन कोड हर इंस्ट्रक्शन का, जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं वो फिक्स लेंथ के होते हैं। तो इस CPU में हम 16 बिट का मशीन कोड की इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे। ऑल दो जैसे CISC आर्किटेक्चर्स होती हैं वो वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शंस मशीन कोड को सपोर्ट करती हैं, लेकिन इनमें क्या है ये RISC और CISC फिलॉसफी, ये डिटेल में तो हम चैप्टर 8 में जाके देखेंगे। बट राइट नाउ मैंने बता दिया कि इस CPU में जितनी भी इंस्ट्रक्शन है हर एक का मशीन कोड 16 बिट का होगा। ऑल दो होगा यूनिक, हर इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड जो 25 की 25 हैं उन सब के मशीन कोड डिफरेंट होंगे, लेकिन होंगे 16 बिट के। ठीक है, ये जहन में रख लेना। नेक्स्ट ये है कि ज़ाहिर है हमने मेमोरी भी यूज़ करनी है। कैशे मेमोरी का अभी कॉन्सेप्ट में बीच में इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, बाद में हम कैशे मेमोरी को भी इंट्रोड्यूस करेंगे अपने मॉडल में, लेकिन राइट नाउ अभी मैं सिर्फ मेन मेमोरी की बात कर रहा हूँ। इट मीन्स कि मेरे पास CPU में जो इंस्ट्रक्शन फैच होगी वो मेन मेमोरी से आएगी। अभी हम कैशे मेमोरी की लेयर को ऐड नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस CPU में जो मेन मेमोरी यूज़ होगी वो 4K की होगी। ठीक है, इस CPU में मेन जैसे आपने इंटेल में 8088 फॉर इंस्टेंस असेंबली पढ़ी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि एड्रेसेस जो हैं वो 20 बिट्स के होते हैं। याद होगा आपको, एड्रेस बस भी 20 बिट की होती है। और आपने ये भी देखा होगा कि वो CPU 1 मेगाबाइट मेमोरी को सपोर्ट देता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कोल में आपने पढ़ी हुई हैं। और 1 मेगाबाइट जो होता है वो दैट इज़ 2⁻20। तो इसीलिए हमें 20 बिट के एड्रेसेस, वहाँ पे आपने फिजिकल एड्रेसेस देखे होंगे 20 बिट के होंगे। वैसे मैं बहुत क्विकली ये बता दूं कि अगर किसी CPU के साथ जो मेमोरी अटैच्ड है, लेट्स से बहुत बहुत स्मॉल है, फॉर इंस्टेंस सिर्फ 4 लोकेशंस हैं मेमोरी की, सिर्फ 4 लोकेशंस हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस मॉडर्न डेज, तो उसका एड्रेस जो है वो 2 बिट का होगा, 00011011। एड्रेस हर लोकेशन का, मेमोरी लोकेशन का यूनिक होना है। तो अगर इसका मतलब है कि अगर 2 बिट का एड्रेस है तो उसके 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो वो ऐसी मेमोरी चिप जिसमें सिर्फ 4 लोकेशंस हों वो सिर्फ उसके लिए साइन हो सकता है। अगर हम 4 से लेट से मैं कहूँ जी 8 मेमोरी लोकेशंस हैं सो ऑन, तो 8 के लिए हमें 3 बिट का एड्रेस चाहिए होगा, 000001 till 111। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 2 बिट का एड्रेस है तो 2⁻2 इज़ 4 कॉम्बिनेशन, तो 4 बाइट की या 4 लोकेशंस वाली मेमोरी को वो 2 बिट का एड्रेस असाइन हो सकता है। अगर हमारे CPU में 8 बाइट की या 8 लोकेशंस की मेमोरी इंटरफेस हो तो 2⁻3 इज़ 8, तो उसमें एड्रेसेस जो हैं वो 3 बिट के होंगे। इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप एक्सटेंड करते जाएँ, अगर फ़र्ज़ करें 16 बाइट की कहीं मेमोरी अटैच्ड हो, या 16 लोकेशंस की मेमोरी अटैच्ड हो, तो 16 2⁻4 तो 4 बिट के एड्रेसेस होंगे। सो ऑन, अगर 1K की मेमोरी कहीं इंटरफेस्ड है
तो 1K होता है 1024 और 1024 लोकेशन उसमें होंगी। तो 1024 इज़ 2^10, तो ऐसी मेमोरी में 10 बिट के एड्रेसेस होंगे। एंड सिमिलरली अगर 2K की हम बात करते हैं, किसी सीपीयू के साथ 2K की मेमोरी इंटरफेस है, तो 2K इज़ 2^11, ठीक है। तो इसका मतलब उनमें एड्रेसेस 11 बिट के होंगे। 4K अगर मेमोरी इंटरफेस कहीं हो, जैसे कि इस सीपीयू में होगी, तो 4K इज़ 4096 इनफैक्ट, विच इज़ 2^12, तो उसमें एड्रेसेस 12 बिट के होंगे। और इसी को एक्सटेंड करके जब आपने ये पढ़ा होगा इंटेल में 8088, तो उसमें 20 बिट के एड्रेसेस हैं, तो 2^20 1 मेगाबाइट होती है, तो उसमें एड्रेसेबल जो मेमोरी है वो 1 मेगाबाइट है। इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं कहूँ कि किसी सीपीयू में एड्रेसेस 32 बिट के हैं, तो इसका मतलब जो एड्रेसेबल मेमोरी होगी उसके साथ दैट इज़ 2^30 और 2^32 और 2^32 जो है वो 4 गीगाबाइट होती है, ठीक है। क्योंकि 2^30 जो है वो 1 गीगा होती है, तो 2^31 2 और 2^32 4 गीगाबाइट हो जाएगी। एनीवे ये मैंने क्विकली आपको बता दिया कि मेमोरी के साइज़ के ऊपर किसी आर्किटेक्चर में कितनी मेमोरी जो है उसके साथ इंटरफेस हुई है, उसके मुताबिक एड्रेसेस जो हैं वो जनरेट होते हैं। तो एक और चीज़ ध्यान में रखें कि मेमोरी को हम नॉर्मली जो स्पेसिफाई करते हैं वो कुछ इस तरह से करते हैं, लेंथ इनटू विड्थ। तो अगर कहीं लिखा हो फॉर इंस्टेंस 2048/8, तो इसका मतलब है 2048 लोकेशंस हैं उस मेमोरी में और हर लोकेशन 8 बिट की है। इसका मतलब है 2048 लोकेशंस की मेमोरी है जो कि 2K होती है, आपको पता है, और हर लोकेशन पे 1 बाइट स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 2K लोकेशंस हैं, आप समझ लें उस मेमोरी में। अगर किसी में 4096/8 लिखा हो, तो इसका मतलब उस CPU में 4096 इज़ 4K इनफैक्ट, तो उसमें जो मेमोरी है वो 4K की है और हर लोकेशन 8 बिट की है। हाँ, अगर कहीं ये लिखा हो 2048/16, तो इसका मतलब 2K की मेमोरी है, 2048 इज़ 2K, लेकिन हर लोकेशन जो है वो 16 बिट वाइड है। दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय दिस, ठीक है। अगर 4096/16 लिखा हो, तो इसका मतलब है कि 4K की मेमोरी है और हर लोकेशन 16 बिट वाइड है, ठीक है। तो ये प्लीज़ ध्यान में रखिएगा फंडामेंटल्स। अब इस सीपीयू में जो मेमोरी इंटरफेस की गई है सीपीयू के साथ, उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो है 4K/16, ठीक है। इसका मतलब है कि 4K मेमोरी है साइज़, लेकिन हर लोकेशन जो है मेमोरी की उसमें 16 बिट स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। अनटिल अनलेस स्टेटेड जनरली ये कंसिडर किया जाता है कि अगर 4K की मेमोरी है तो हर लोकेशन पे 1 बाइट स्टोर होता है, यानी 8 बिट्स होती हैं, ठीक है। लेकिन वी कैन डिज़ाइन सच सॉर्ट ऑफ मेमोरीज। फॉर इंस्टेंस 4K/16 में ये होगा कि 4K मेमोरी लोकेशंस होंगी और हर लोकेशन पे 16 बिट जो है वो स्टोर हो सकेंगे, ठीक है। ये ज़हन में रखना आपने। और अकॉर्डिंगली चूँकि 4K लोकेशंस, ठीक है, मेमोरी जो है वो 4K की है और 4K इज़ 2^4K, मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ 2^12 है। तो अकॉर्डिंगली इस सारबा में जो एड्रेस रजिस्टर्स होंगे वो 12 बिट के होंगे। इसमें जो एड्रेस रजिस्टर्स होंगे 12 बिट के होंगे और जो मेमोरी है उसकी एड्रेस रेंज जो होगी वो 0 से लेकर 2^12 - 1 तक होगी। 0 से 2^12 क्या होता है, 4096, तो ये 2^12 इज़ 4096 -1, तो 4095, तो ये एड्रेसेबल रेंज होगी 0 से लेकर 4095। ये मैं डेसिमल में बता रहा हूँ। तो इस सीपीयू में जो मेमोरी एड्रेसेबल होगी उस मेमोरी का जो मिनिमम एड्रेस होगा वो 0 होगा और मैक्सिमम एड्रेस 4095 होगा। और एड्रेस रजिस्टर्स जो इसके लिए चाहिए होंगे और अगर एड्रेस बस भी इसके लिए चाहिए होगी तो वो 12 बिट की होगी, ठीक है। फर्दर मैं जो बता दूं कि इस सीपीयू में जो रजिस्टर यूज़ हुए हैं वो 8 रजिस्टर्स हैं। ऑल्दो इनकी डिटेल आगे जैसे जैसे मैं जाऊंगा, ठीक है, माइक्रो लेवल पे एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अभी सिर्फ नाम आपको बता रहा हूँ, उनके साइजेस बता रहा हूँ और दैट्स इट। लेकिन जब मैं आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करूँगा, इंस्ट्रक्शन साइकिल को फर्दर एक्सप्लेन करूँगा, तो हर रजिस्टर का क्या यूज़ होगा, ठीक है, वो भी आपको मैं बता दूँगा।
जैसे आपने इंटेल के CPU में अगर 16 बिट के रजिस्टर्स पढ़े हैं तो AX, BX, CX, DX ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। इसी तरह से कुछ पॉइंटर रजिस्टर्स हैं जैसे सोर्स इंडेक्स है, डेस्टिनेशन इंडेक्स है, IP एंड सो ऑन, ठीक है। तो उनके साइजेस भी हैं, 32 बिट के रजिस्टर्स भी हैं इंटेल में जैसे EAX, EBX वगैरह। लेकिन यहाँ पे मैं अभी सिर्फ रजिस्टर्स जो 8 रजिस्टर्स यूज़ हुए हैं उनके सिर्फ नाम और उनके साइजेस ये एक्सप्लेन करने लगा हूँ। बाकी इनके पर्पसेस जो हैं जब मैं इंस्ट्रक्शन साइकिल को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा तो आई होप कि वहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। अच्छा, जो 8 रजिस्टर्स यूज़ हुए हैं उसमें एक है डेटा रजिस्टर, साइज़ लिखा हुआ है 16 बिट का। फिर AR जो है ये एड्रेस रजिस्टर है और एड्रेस मैंने आपको बताया CPU में 12 बिट के होंगे। तो इसमें दो एड्रेस रजिस्टर्स हैं, एक प्रोग्राम काउंटर और एक AR। ये दोनों 12 बिट के होंगे, ये दोनों जो हैं 12 बिट के होंगे। एंड द रीज़न इज़ दिस 4K इज़ 2^12 अकॉर्डिंगली 12 बिट के रजिस्टर्स हैं। तो एड्रेस रजिस्टर इस CPU में ये दो ही हैं। इन दो को हम देखेंगे डिटेल के कहाँ इनको यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। राइट नाउ आप इनके नाम जेन में रख लें। ये दोनों 12 बिट के हैं, दोनों एड्रेस रजिस्टर्स हैं। बाकी डेटा रजिस्टर क्या यूज़ होगा बताऊंगा इंस्ट्रक्शन साइकिल में। जब डेटा फैच करना होगा तो उसको पहले DR में लाते हैं डेटा रजिस्टर में और फिर ALU के पास भेज के और उसको मैनिपुलेट करवाते हैं। एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, मैं डिटेल इन पे नहीं जा रहा, ठीक है। 16 बिट का है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है IR 16 बिट का है। इसमें आपको बताऊंगा मैं कि जब इंस्ट्रक्शन साइकिल में सबसे पहला फेज़ जो फैच फेज़ है, तो जो करंट इंस्ट्रक्शन CPU ने प्रोसेस करनी होती है उसको सबसे पहले मेमोरी से फैच करके IR में ला के रखता है। तो चूँकि मशीन कोड इस CPU में 16 बिट के मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करेंगे तो इसलिए IR जो है वो 16 बिट का है। टेम्प्रेरी रजिस्टर है, ठीक है, 16 बिट का है। इनपुट और आउटपुट ये दो रजिस्टर्स हैं जो इनपुट आउटपुट हैंडलिंग के लिए यूज़ करेंगे और ये 8 बिट के होंगे, ठीक है। तो कैरेक्टर्स इनको इन्होंने हैंडल करना है और कैरेक्टर आपको पता है 8 बिट का होता है। सो एनीवे, टू वाइंड अप द डिस्कशन, मैंने आपको यहाँ ये बताया है कि जो डिफरेंट रजिस्टर्स यूज़ होंगे उनके नाम अभी आपको जहन में होने चाहिए, उनके साइजेस जहन में होने चाहिए। तो इनपुट आउटपुट रजिस्टर जो हैं 8 बिट के हैं। एड्रेस रजिस्टर जो दो हैं ये AR एंड PC ये 12 बिट के हैं। रीज़न इज़ 4K मेमोरी जम, और बाकी जो रजिस्टर्स हैं वो 16 बिट के हैं, ठीक है। मेरा गला जो है वो ज़्यादा मुझे बोलने की इजाज़त नहीं दे रहा, तो मैं इंशाल्लाह अगला लेक्चर भी आज रात तक अपलोड करूँगा। आप इस लेक्चर को देख लें कहीं। इसमें ये मैं बता दूँ कि इसमें बहुत सारी टर्म्स मैंने यूज़ की हैं, ठीक है। एड्रेसिंग मोड्स यूज़ किए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, और इस तरह से कुछ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की हैं। तो अभी इनकी समझ नहीं भी आई तो कोई इशू नहीं, क्योंकि इनको हमने डिटेल में फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड इंशाल्लाह देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।